नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हमारे संविधान से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि हमारी संसद के द्वारा कोई भी कानून जैसे ही पास होता है उसके तुरंत बाद विभिन्न सामाजिक संगठन, एनजीओज या लोग या विपक्षी दल तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि संबंधित कानून में ये दिक्कत है, इससे इन लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है। अर्थात तरह तरह के पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं उस कानून के खिलाफ। क्या ये परंपरा ठीक है या इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी आरएस इंटरव्यू में किसी अभ्यर्थी को ये पूछा गया था, क्यों किसी भी कानून के पारित होते ही लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हम थोड़ी सी विस्तार से बात करते हैं, क्या रीज़न है इसका। तो दोस्तों, इसका एक बैलेंस आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले बात तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जो लोगों को ये अधिकार देती है कि कार्यपालिका या अपनी विधायिका के द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका जो लागू कर रही है उसके खिलाफ उस कानून की संवैधानिकता को हम क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कानून इन कानूनों को जो चुनौती दी जाती है वो हमेशा ही मुद्दा राजनीतिक नहीं होता है, ये नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करती है तो न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी होता है। इसलिए हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा और न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई क्यों करता है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अर्थात जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो, भारत के संविधान पे संकट बन रहा है, तब भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की रक्षा करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। और ये विभिन्न मामलों में हमने देखा किस प्रकार केशवानंद भारती केस था, उसमें 24 अप्रैल 1973 का केस है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है और किस प्रकार हमारी संसद की शक्तियों पे पाबंदी लगाई थी। उससे पहले आपने देखा है 1950 से लेकर 73 तक इन 20-25 सालों में संसद और सुप्रीम कोर्ट में खूब खींचतान चली थी। नंबर एक बात, क्योंकि कई बार कोई भी कानून होता है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर जाता है या फिर संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत की संसद को कोई भी ऐसा कानून पारित करने का हक नहीं है कि वो भारत के संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। बेशक वो संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन बिना आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ किए बिना। नंबर एक बात। उसके अलावा अपनी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी है। उसके साथ साथ विभिन्न मामलों में वो विभिन्न प्रकार की रिट भी जारी कर सकते हैं। यदि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी कानून की जांच कर रहे हैं और इस दौरान वो कानून संविधान से असंगत पाया गया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, समूचे कानून को रद्द कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। और यदि उस कानून का कोई एक भाग संविधान से असंगत है या आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो उस छोटे से भाग को क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है, अर्थात रीड डाउन कर सकती है। ये अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी की पावर है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें एक मुद्दा ये भी होता है कि नुकसान बाद में नहीं हो, या फिर नुकसान को बाद में नहीं, नुकसान होने से पहले रोका जाना चाहिए। किसी व्यक्ति पे कोई कानून लागू हुआ, उससे नागरिकों के अधिकारों पर संकट आ गया है, या फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता पे संकट आ गया है, या फिर लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो किसी कानून के तहत, तो लोगों को पहले नुकसान हो गया, उसके बाद में आप उपचार करते रहो। तो नुकसान को पहले रोको, आप उपचार पहले करना जरूरी है ताकि नुकसान हो ही नहीं। इस उद्देश्य से ये जनहित की भावना होती है, इसलिए भी कई बार कानूनों को क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है।
उसके बाद दोस्तों आजकल आप सभी को पता होगा, प्रदत्त व्यवस्थापन सिद्धांत के तहत अपनी संसद में विशेषज्ञों की कमी है। जो अपने संसद के सदस्य होते हैं, माननीय सांसद होते हैं, उनके पास कानूनों की विशेषज्ञता की कमी होती है। वो कानूनों पे गहन चर्चा नहीं करते हैं और जल्दबाजी में अपनी विधायिका होती है वो कानूनों को पारित कर देती है। अब जल्दबाजी में कोई कानून पारित होगा तो उसमें चर्चा भी सीमित होगी। हर विधेयक के पक्ष विपक्ष में हर तरीके से चर्चा होनी संभावित पॉसिबल नहीं है, होती नहीं है। आपने देखा है कि पहले की तुलना में भारत की जो पहली दूसरी तीसरी चौथी संसद चलती थी, इतना टाइम काम करती थी, आजकल कहाँ संसद चलती है, कहाँ चर्चा होती है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा विपक्ष की अनुपस्थिति भी एक बड़ा कारण है। विपक्ष की प्रभावी अनुपस्थिति भी एक कारण है, क्योंकि संसद के सदस्य चाहे वो विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनमें विशेषज्ञता में कमी आई है। ये भारत की संसदीय व्यवस्था की सबसे एक बड़ी धीरे धीरे कमजोरी साबित हो रही है, जो कि जिसकी कीमत सीधे सीधे कौन चुकाता है, नागरिकों को चुकानी पड़ती है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसके अलावा बहुत से कानून है संसदीय समिति के पास जाता ही नहीं है। संसदीय समिति में विशेषज्ञ लोग होते हैं संसद के, उनके पास जाते नहीं, सरकार जल्दबाजी में कानूनों को पास करा लेती है। इससे ये साबित होता है कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है, संसद ने जो प्रक्रिया अपनाई है, वो हो सकता है कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक चर्चा नहीं हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो नहीं की हो। ऐसी स्थिति में कानूनों का रिव्यू होना आवश्यक है। यदि वहाँ पर रिव्यू हो जाता है, और कोई बात नहीं, चैलेंज करना कोई गुनाह नहीं है, ये चीज़ें हो गई, हो सकता है वो चीज़ें सारी सही है तो सुप्रीम कोर्ट में ठहर जाएगा कानून और वहाँ पर फिर लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही तो होगा, 6 महीने रुक जाएगा। इसी प्रकार ये सच का है कि 2 आंखों की बजाय 4 आंखें बेहतर होती है। 2 आंखों से देखने की बजाय 4 आंखें से ज़्यादा ठीक से देख सकते हैं। एक व्यक्ति किसी चीज़ पे काम पे निर्णय लेता है, उसके बजाय 4 आदमी लेंगे, थोड़ी सी देरी तो होगी लेकिन गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसके अलावा आप सभी को पता है भारत में संघवाद है, अर्थात आप सभी को पता है 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया है। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का संविधान में बंटवारा किया गया है, लिखित संविधान है भारत का। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये भी देखने की आता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को हड़प लेता है, राज्यों के विषय पे कानून बनाता है। तो राज्य और केंद्र में बैलेंस बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में कई बार राज्य भी लेके चले जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 2020 में हमारी केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए थे। अपनी भारत की संसद ने 3 कृषि कानून पारित किए थे, जो जिनको विभिन्न राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया था, चैलेंज कर दिया था। हालांकि 12 महीने बाद में संसद ने, भारत की सरकार ने उन कानूनों को वापस भी ले लिया था किसानों के विरोध के बाद में, लेकिन ये अपने संघवाद के टकराव की वजह से भी ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार जनहित का कारण भी होता है, जिसको विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, या फिर कोई भी एनजीओज है वो उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर देता है। सारी चीज़ें जैसे आपने देखा अभी 2025 में बिहार में एसआईआर का जो काम चल रहा था चुनाव आयोग के तहत, चुनाव आयोग के द्वारा, उसको विभिन्न एनजीओज ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और उससे फ़ायदा ही हुआ। भाई काम में थोड़ी देरी हुई तो क्या हुआ, लेकिन बहुत से जो जेन्युइन मतदाता थे उनके वोट कटने से वंचित रह गए, वरना उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था, सब चीज़ें। उसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि कोई भी कानून होता है वो असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया जाता है, पर्याप्त मेजोरिटी नहीं होती है, या फिर कुछ भी चीज़ें बातचीत नहीं होती है, पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कानून के लागू होने की संवैधानिकता को रोकना बहुत आवश्यक है, और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना गलत नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कानून को चैलेंज किया जाता है, किसी भी कानून को चैलेंज किया जाता है, वो गलत नहीं है, वो हमारी संवैधानिक व्यवस्था या प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें किसी भी कानून की सुप्रीम कोर्ट या अपना हाई कोर्ट है, अपनी न्यायपालिका है, वो उसकी संवैधानिकता की जांच कर लेता है, उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसकी जांच कर लेता है। और इसमें किसी नागरिकों का या फिर लोगों की व्यक्ति का या फिर अपने संविधान का या संविधान के आधारभूत ढांचे का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा हो, ऐसे चीज़ों की ठीक से जांच कर लेता है। यदि वो सारे पैमानों पे फिट बैठता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको ग्रीन सिग्नल दे देता है और वो चीज़ें लागू हो जाती है। जिस प्रकार आपने बात करें 99वां संविधान संशोधन जो 2015 में जो कि हमारी सरकार ने पास किया था, एनजेक
जो जजों की नियुक्ति से संबंधित एक व्यवस्था बनाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका था, तो उसको 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और बहुत से कानून हैं, जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम था, वो सुप्रीम कोर्ट में एकदम ठीक था, सुप्रीम कोर्ट में टिक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनों का जाना एक गुनाह नहीं है, ये अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को पार्टिसिपेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए चीज़ें, उनका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करने की। इसके साथ ही मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस पेज से जोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चीज़ें देखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।